प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज तीसरे लेक्चर में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण कक्षा 10 के प्रथम चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले लेक्चर और दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था। रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, रासायनिक समीकरण में अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और उन रासायनिक समीकरणों को संतुलन करने के बारे में हमने पढ़ा था। रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं उसका मेथड भी मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जानकारी लेंगे और टॉपिक है हमारा रासायनिक सूत्र का निर्धारण। यानी कि कोई भी रासायनिक सूत्र का निर्धारण हम लोग कैसे करते हैं, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। हालांकि रासायनिक सूत्र का निर्धारण मैं 9th क्लास में आपको बताया हूं, तो आप एक बार वहां से भी रिवीजन कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर इस चीज की शुरुआत हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे। जैसे हमारे पास जो प्रश्न है वो ये है कि अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखें। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखें। और इसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल परस्पर अभिक्रिया करके सोडियम सल्फेट और जल बनाता है। सोडियम सल्फेट और जल बनाता है। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है कि इसके लिए पहले तो रासायनिक समीकरण लिखना है और इसके बाद इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। तो रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र पता होना चाहिए, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र पता होना चाहिए, सोडियम सल्फेट का सूत्र पता होना चाहिए और जल का सूत्र पता होना चाहिए। अगर ये सूत्र की जानकारी हमें है तो हम आराम से बना सकते हैं, अदरवाइज हमें बनाने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पे मैं रासायनिक सूत्र आपके लिए लिख कर लाया हूं। जैसे 9th क्लास में मैंने आपको बताया था आयन्स के बारे में। ये हमारे पास आयन है और ये आयन जो है ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धन आयन और एक होता है ऋण आयन। यानी कि ऐसा आयन जिसके ऊपर ऋणात्मक आवेश होता है उसको हम लोग ऋण आयन बोलते हैं और ऐसा आयन जिसके ऊपर धनात्मक आवेश होता है उसको हम धन आयन बोलते हैं। और ये आयन्स कुछ मैं यहाँ पे लिखा हूं, जैसे ये है CO3 कार्बोनेट आयन, HCO3 बाइकार्बोनेट आयन। इसी तरह से नाइट्रोजन से रिलेटेड आयन यहाँ पे मैं लिखा हूं, नाइट्रेट आयन, नाइट्राइट आयन, नाइट्राइड आयन, अमोनिया आयन। इस तरह से आयन्स को मैं यहाँ पे नोट किया हूं, आप चाहें तो यहाँ से नोट कर सकते हैं। इसी प्रकार ये सल्फर के आयन्स हैं जो कि यहाँ पे नोट है। इसी तरह से ये क्लोरीन के आयन है, क्लोरेट, क्लोराइट। ये फास्फोरस का एक आयन है PO4 3-। तो ये जो हमारे पास आयन्स हैं ये आयनों के समूह हैं। इसमें देख रहे होंगे कि आप एक परमाणु नहीं है, कई सारे परमाणु मिल करके और परमाणुओं के समूह के ऊपर आयन है, तो इसको हम लोग पॉली एटॉमिक आयन बोलते हैं। और इधर जो आपको दिखाई दे रहा है ये सब सिंगल आयन है। जैसे ये Cl के ऊपर माइनस है तो ये क्लोराइड आयन है, फ्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, हाइड्राइड आयन। इस तरह से आयन्स को मैं यहाँ पे लिखा हूं। तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा है
सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सबसे पहले हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला देखना पड़ेगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला हम लोग बनाएंगे। पहले हम लोग लिखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहले हम लोग आयन में देखेंगे सोडियम कहाँ पे है। तो सोडियम यहाँ पे है। सोडियम का सूत्र क्या है? Na+, यानी कि सोडियम के नीचे हम लिखेंगे Na और इसके ऊपर कितना प्लस है? 1+। तो हम इस तरह से प्लस, यहाँ पे हम चाहें तो +1 भी लिख सकते हैं ऐसे। अब आएगा हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड खोजेंगे कहाँ पे है? तो यहाँ पे है हाइड्रोक्साइड OH-। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे OH-। कितना माइनस है? तो 1 माइनस है। तो इस तरह से +1 और -1 आपस में कैंसिल हो जाएगा और जो फार्मूला बनेगा उसका नाम होगा NaOH। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला हमने बना लिया। अब आया सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला हमें मालूम है, या हम लोग एक और मैं चार्ट बनाया हूं आपके लिए। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट यौगिक का नाम लिखा हूं मैं। तो इसमें कुछ गैसों के नाम हैं, जैसे ऑक्सीजन गैस का सूत्र ये होता है, नाइट्रोजन गैस का सूत्र ये होता है। इसी तरह से कुछ कॉमन सूत्र, जैसे वाटर का सूत्र ये होता है, अमोनिया का सूत्र होता है, मेथेन का ये होता है। इसी प्रकार से कुछ यहाँ पे अम्ल का भी सूत्र मैं लिखा हूँ, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र HCl होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4 होता है। तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल हमसे पूछा है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद फिर पूछ रहा है सोडियम सल्फेट और जल बनाता है। तो सोडियम सल्फेट लेंगे हम लोग, सोडियम सल्फेट। तो सबसे पहले सोडियम का फार्मूला लिखेंगे। सोडियम के लिए सूत्र होता है, जो सोडियम का आयन होता है वो Na+ होता है, और सल्फेट का आयन हम लोग यहाँ से खोज लेंगे सल्फर में। तो सल्फर में देखिए सल्फेट SO4 2-। सेम यही चीज हम लोग यहाँ पे लिखेंगे SO4 2-। अब यहाँ पर 1+ है और यहाँ पर 2- है। तो हमें क्या करना होता है कि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी कि तिर्यक गुणा करना होता है। तो SO4 का गुणा 1 से है और Na का गुणा 2 से है, यानी कि जो फार्मूला बनेगा वो ये बनेगा Na2SO4। तो हमारे पास ये फार्मूला बन गया। अब इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग लिखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल परस्पर अभिक्रिया करके, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल ये दोनों जो है वो अभिकारक हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला NaOH है, तो हम लोग लिखेंगे NaOH प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला हम लोग लिख लेंगे H2SO4। ये हो गया H2SO4। एरो लगाएंगे क्योंकि अभिक्रिया हो रही है। सोडियम सल्फेट और जल बनाता है। तो सोडियम सल्फेट का फार्मूला हम लोग लिख लेंगे Na2SO4 प्लस जल का फार्मूला होता है H2O। अब ये हो गया हमारे पास अभिकारक, और ये हो गया हमारे पास उत्पाद। अब देखेंगे कि क्या अभिकारक में परमाणुओं की संख्या उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के बराबर है। तो यहाँ पे देखेंगे कि सोडियम यहाँ पर 1 बार है, जबकि सोडियम यहाँ पर 2 बार है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे सोडियम जो है वो असंतुलित है, तो इसको संतुलित करना पड़ेगा हमें। तो सोडियम को संतुलित करने के लिए अगर हम 2 से गुणा यहाँ पे कर दें तो सोडियम की संख्या इधर और सोडियम की संख्या इधर दोनों तरफ बराबर हो गई। इसके बाद हम लोग आएंगे अधातुओं को संतुलित करेंगे। अधातु के रूप में यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पर अधातु सल्फर 1 बार है, यहाँ पर भी सल्फर 1 बार है। तो हम कहेंगे कि सल्फर की संख्या दोनों तरफ 1 बराबर है। अब आएंगे हम लोग हाइड्रोजन पे। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे आएंगे। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 बार है और 2 बार यहाँ पे है, टोटल 6 बार है। ऑक्सीजन अगर यहाँ आप देखिए तो 4 बार तो है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 1 बार है, तो इधर 5 बार है, यानी कि 6 टाइम ऑक्सीजन यहाँ पर है। 6 बार ऑक्सीजन की संख्या अभिकारक में है, जबकि उत्पाद में कितनी बार है? 4 और 1 5 बार। तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दें तो अब ऑक्सीजन 2 बार हो गया, 2 और 4 6, यानी कि यहाँ भी ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई? 6 बार। तो हम कह सकते हैं कि अभिकारक और उत्पादक में दोनों में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 1 बराबर है। अब हाइड्रोजन को चेक करेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 बार है और यहाँ पर 2 बार है, यानी टोटल कितनी बार हो गया? 4 हाइड्रोजन। तो इधर भी 4 है क्या? तो देखेंगे 2 हाइड्रोजन पहले से था और 2 से गुणा हो गया, तो यहाँ भी 4 हाइड्रोजन हो गया।
तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अभिकारक में शामिल परमाणुओं की संख्या उत्पाद में शामिल परमाणुओं की संख्या के बराबर है, यानी कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया है ये संतुलित है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने और देता हूं, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं हम लोग। और क्वेश्चन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल परस्पर अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन को देख करके सबसे पहले हम क्या पता लगाएंगे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ये मिल करके कैल्शियम कार्बोनेट और जल बना रहे हैं। तो इसमें कुछ फार्मूला हमको प्राप्त करना पड़ेगा। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला तो हमें मालूम है, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने लिया था ये H2SO4। अच्छा, इसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट का भी फार्मूला हमें निकालना पड़ेगा। तो दोनों फार्मूला हम लोग निकाल लेते हैं। पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निकालते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका सूत्र बनाने के लिए हमें फिर से आयंस के ऊपर चलना पड़ेगा। यहां पर देखिए कैल्शियम यहां पर है, कितनी बार है कैल्शियम यहाँ पे, कैल्शियम के ऊपर Ca2+ का चार्ज है, तो हम लोग लिखेंगे Ca2+। कैल्शियम के नीचे लिख देंगे Ca2+। हाइड्रोक्साइड को देखिए, हाइड्रोक्साइड का यहाँ पर है OH-, तो इसका हम लोग लिख लेंगे OH-। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसके कोफिशिएंट से इसको गुणा करेंगे और इसका गुणा इसके साथ करेंगे, यानी कि तिर्यक गुणा ऐसे। तो Ca का गुणा एक बार में है और OH का गुणा 2 बार है, तो ऐसे हो जाएगा CaOH का ट्वाइस। ये हो गया हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला। अब कैल्शियम कार्बोनेट का बना लेंगे। ये हो गया हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम का तो हमें मालूम है Ca2+ होता है। कार्बोनेट का देख लेंगे यहां से, तो कार्बोनेट का सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है CO3 2-। यहाँ पे लिखेंगे CO3 2-। इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, या फिर ऐसा हम करेंगे कि 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे, तो ये फार्मूला बन जाएगा हमारे पास CaCO3। अब हम लोग लिखेंगे सूत्र इसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल परस्पर अभिक्रिया करके, यानी कि CaOH का ट्वाइस प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 अभिक्रिया कर रहे हैं, और अभिक्रिया करके बना रहा है कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 प्लस जल H2O। ये हो गया हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया। अब इस रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो पक्ष है यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल, ये हमारा हो गया अभिकारक, और CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट और जल, ये हो गया हमारे पास उत्पाद। दोनों में शामिल परमाणुओं की संख्या आपस में समान है क्या? तो सबसे पहले हम लोग मेटल को चेक करते हैं, धातु को। धातु के रूप में यहाँ पे कैल्शियम है जो कि 1 बार है, यहाँ भी कैल्शियम 1 बार है, तो हम कहेंगे कि धातु की संख्या दोनों तरफ 1 बराबर है। अब हम लोग आएंगे कार्बन को चेक करेंगे, और फिर इसके बाद सल्फर को देखेंगे। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम लोग सुधार कर लेंगे, यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल की जगह पे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड लिख लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल की जगह फार्मूला हो जाएगा हमारा CO2। अब यहाँ पे देखिए कार्बन 1 बार है, इधर भी कार्बन 1 बार है, तो कार्बन की संख्या समान है। अब ऑक्सीजन की बात करेंगे, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 बार है, यहाँ ऑक्सीजन 2 बार है, यानी 4 बार है।
तो इधर 3 बार और एक 4 बार, यानी कि ऑक्सीजन की भी संख्या समान है। अब हाइड्रोजन की बात करेंगे, हाइड्रोजन 2 बार है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 बार है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न में अभिकारक में शामिल परमाणुओं की संख्या उत्पाद में शामिल परमाणुओं की संख्या के बराबर है, इसलिए ये जो रासायनिक अभिक्रिया है वो संतुलित है। इस प्रकार एक क्वेश्चन और हम लोग करेंगे यहाँ पे, तीसरा क्वेश्चन, और इस बार क्वेश्चन हमारा होगा मीथेन गैस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करती है, इस रासायनिक अभिक्रिया को आप लिखिए और इसको संतुलित कीजिए। ऐसा क्वेश्चन अगर हमें दे दे तो हम लोग कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले मीथेन गैस, हमें मीथेन का सूत्र पता होना चाहिए। ऑक्सीजन के साथ तो ऑक्सीजन का सूत्र पता होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है और जल बनाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का सूत्र हमें पता होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे सूत्र आपके सामने मैं नोट करके लाया हूं, आप यहां से देख सकते हैं। मीथेन का सूत्र CH4 होता है, आपको इसको याद रखना है। एक सूत्र हम लोग ये याद रखेंगे। ऑक्सीजन के साथ यानी कि ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2, इसको याद रखेंगे। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र भी हम लोग यहाँ लिख लेंगे, ये फेमस फार्मूला है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2 इसका फार्मूला होता है, और यहाँ पे वाटर का फार्मूला H2O होता है। ये सभी फार्मूला हम यहाँ पे लिख लेंगे। मीथेन गैस यानी कि CH4 प्लस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो O2, अभिक्रिया का चिन्ह लगाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 प्लस जल यानी कि H2O। अब इस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग पूरा करेंगे। संतुलित करने के लिए हम लोग चेक करेंगे कि अभिकारक और उत्पादक में परमाणुओं की संख्या समान है कि नहीं है। ये हो गया हमारा अभिकारक और ये हो गया हमारे पास उत्पाद। अभिकारक के रूप में हमारे पास मीथेन है और ऑक्सीजन है, उत्पाद के रूप में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है और जल है। सबसे पहले हम लोग धातु को संतुलित करते हैं। यहाँ पे धातु के रूप में कोई भी तत्व नहीं है, तो धातु के बाद अगला नंबर है हमारा अधातु को देखेंगे। अधातु के रूप में यहाँ पे कार्बन है जो कि एक बार है, और इधर भी अधातु के रूप में कार्बन है जो कि एक बार है। तो हम लोग कहेंगे कि कार्बन परमाणु की संख्या अभिकारक और उत्पाद दोनों में एक समान है। कार्बन को संतुलित करने के बाद हम लोग ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 2 बार है, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 2 और 1 3 बार है। तो या तो इधर 3 हो जाए या फिर इधर 2 रहता। तो इसको संतुलित करने के लिए हमें इसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। जैसे अगर हम यहाँ पे 2 से गुणा कर देते हैं तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई? 4 बार, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन 2 बार है और यहाँ पर 1 बार है, तो अभी इधर 3 ही बार है। अब इसको 4 बार करने के लिए हमें यहाँ पे 2 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे ही 2 से गुणा करेंगे, ऑक्सीजन 2 और ये ऑक्सीजन 2 यानी कि 4 ऑक्सीजन के बराबर हो गया। तो अभिकारक में ऑक्सीजन की संख्या और उत्पाद में ऑक्सीजन की संख्या एक समान हो गई। अब आएंगे हम लोग हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन यहाँ पर कितनी बार है? 4 बार। यहाँ पर कितनी बार है? पहले 2 बार था, लेकिन जैसे ही 2 से गुणा किए इधर भी 4 बार हो गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया हमारे पास संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। आप यहाँ पर एक चीज देख रहे होंगे कि अभिकारक में शामिल परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में शामिल परमाणुओं की संख्या के बराबर है। और अगर यहाँ पे आप द्रव्यमान निकालना चाहते हैं, यानी कि अभिकारक का द्रव्यमान, तो ये अभिकारक का जो द्रव्यमान है ये भी बराबर होता है उत्पाद के द्रव्यमान के। इसको आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। जैसे अभिकारक का द्रव्यमान में कार्बन का द्रव्यमान 12 होता है, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, और 4 बार हाइड्रोजन है तो ये 4 हो गया। फिर बीच में प्लस लगाएंगे। ऑक्सीजन का 16 होता है और ये 2 बार है तो ये 32 हो गया, और 2 से मल्टीप्लाई है, ऐसे है, एरो लगाएंगे। फिर कार्बन का होता है 12 प्लस ऑक्सीजन 2 बार है, और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, यानी 16 गुणे 2,
प्लस 2। हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, 2 बार है तो 1 गुणे 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, तो ऐसे कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 12 और 4 16 प्लस 16 दूनी 32 और 32 और में 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 64। एरो लगाएंगे, ये हो गया 12 प्लस 16 दूनी 32 प्लस 2 और इंटू 18 हो जाएगा ये। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 80 और इसको देखेंगे तो 44 और प्लस 36, ये 80 और ये भी 80। आप देखिए कि इधर का मास और इधर का मास भी सेम आ गया। 80 ग्राम वजन इधर भी है, 80 ग्राम वजन इधर भी है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अभिकारक में शामिल परमाणुओं की संख्या या अभिकारक का द्रव्यमान बराबर उत्पाद का द्रव्यमान, इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं हम। तो इस प्रकार हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। अगला टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अभी तक जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण हम देखे हैं, ये किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, देखिए रासायनिक अभिक्रियाएं जो है वो कई प्रकार की होती हैं। जैसे इस टॉपिक में हम लोग जो पहली रासायनिक अभिक्रिया की बात करेंगे उसका नाम होगा संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन। इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसी प्रकार हमारे पास तीसरा जो रासायनिक अभिक्रिया पढ़ना है उसको हम लोग बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद चौथा हम लोग देखेंगे द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद पांचवा हम लोग पढ़ेंगे उपचयन अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अपचयन अभिक्रिया, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इस प्रकार से हम लोग इतने प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा भी कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनके बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग शुरुआत करते हैं अपनी पहली रासायनिक अभिक्रिया जिसका नाम है संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? तो सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया को समझने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको इस संयोजन शब्द पे फोकस करना है। संयोजन का मतलब होता है ऐड होना, यानी कि दो चीजें जब आपस में मिलती हैं तो उसको बोलते हैं संयोजन। यानी कि इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक
इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। एकदम नाम से क्लियर है। संयोजन यानी कि एडिशन रिएक्शन। एडिशन का मतलब कि जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट या दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलते हैं और उनकी वजह से एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे हमारे पास ए है और बी है, ये ए बी, ये ए एक अभिकारक है, बी एक अभिकारक है, दोनों अभिकारक आपस में मिल करके और ए बी नाम का एक उत्पाद बनाए, तो हम कहेंगे कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया, ये संयोजन रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार है। इसी प्रकार से ये तो दो अभिकारक थे, अब दो से ज्यादा अभिकारक, जैसे ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तीन अभिकारक मिल करके और सिर्फ एक प्रोडक्ट यानी कि एक उत्पाद ए बी सी बना रहे हैं, तो इसको भी हम लोग बोलेंगे कि ये किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, ये हमारे पास संयोजन अभिक्रिया है। उदाहरण के लिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। अब यहां देखिए, कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है, यानी कि C+O2 इक्वल टू क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है CO2। तो यहां पर देखिए, ये हो गया हमारे पास अभिकारक, और अभिकारक की संख्या कितनी है, 2, और जो उत्पाद बन रहा है वो कितना है, 1। तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे कि ये कैसी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है। इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को हम संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण हम लोग देखेंगे। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, यानी कि Mg+O2। ये हो गया हमारे पास मैग्नीशियम धातु, जो कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बनाता है। तो आप यहाँ पे देखिए, दो अभिकारक मिल करके एक उत्पाद बना रहा है, यानी कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया है ये संयोजन अभिक्रिया है। और इस रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 बार है, यहाँ पे ऑक्सीजन सिर्फ 1 बार है। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई हम यहाँ पे कर देंगे तो अब ऑक्सीजन 2 बार हो गया, लेकिन यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करने के क्रम में मैग्नीशियम की संख्या भी 2 हो गई, तो यहाँ पे 2 मैग्नीशियम में 2 से गुणा करके इस रासायनिक अभिक्रिया को हम संतुलित कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमारे सामने अगर संयोजन अभिक्रिया का कोई उदाहरण आए तो उसको देख करके हम पहचान सकते हैं कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया है ये संयोजन अभिक्रिया है। इसी संयोजन अभिक्रिया से मिलता जुलता एक और रासायनिक अभिक्रिया है जिसका नाम है ऊष्मा-क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा-क्षेपी अभिक्रिया, इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ये देखिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन या ऊष्मा-क्षेपी अभिक्रिया क्या कहलाती है, किसको कहते हैं ये। तो ऊष्मा-क्षेपी अभिक्रिया होती है कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है उसको हम लोग ऊष्मा-क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि इसका जो परिभाषा हम लोग लिखेंगे वो ऐसे लिखेंगे, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ
उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊर्जा का भी उत्सर्जन होता है, ऊर्जा का भी उत्सर्जन होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कहने का मतलब कि हमारे पास ए और बी ये दो अभिकारक हैं और इन दोनों अभिकारक के बीच में रासायनिक अभिक्रिया हो रही है इस प्रकार से, और इस रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात ए बी नाम का एक उत्पाद बनता है। तो ये तो हमारे पास संयोजन अभिक्रिया थी, लेकिन अगर साथ में ऊर्जा भी निकल रही है, यानी कि यहाँ पर ऊर्जा का भी उत्सर्जन हो रहा है ऊष्मा के रूप में, तो हम लोग कहेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया जो है वो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है, यानी कि उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी, यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं उत्पाद प्लस ऊष्मा। अगर ऐसा है तो ऊष्माक्षेपी। जैसे एक उदाहरण करते हैं, जैसे आप कोई कागज का टुकड़ा लीजिए, कागज के टुकड़े को हम लोग बोल सकते हैं कि कागज जो है वो कार्बन से बना होता है तो C, और कागज का टुकड़ा सॉलिड ठोस होता है तो इसको हम S से डिनोट कर देंगे प्लस। इसको जलाने के लिए जो सहायक गैस है वो ऑक्सीजन है। हमें मालूम है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई भी पदार्थ जलता है, ऑक्सीजन जो है उसको जलने में सहायता प्रदान करती है, और ऑक्सीजन का जो अवस्था होता है वो गैस का होता है। तो जैसे ही कागज को हम लोग जलाते हैं तो कागज जलने लगता है, और कागज जलता है तो उसमें से एक गैस निकलती है और उस गैस को बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस अवस्था में पाई जाती है। लेकिन आप ध्यान दिए होंगे कि कागज जलता है तो वहां पर कुछ मात्रा में ऊष्मा निकलती है और हमें गर्मी जैसा आभास होता है, यानी कि यहाँ पर ऊष्मा भी निकल रही है। तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं कि ये ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। इस प्रकार एक और उदाहरण इसका करते हैं, जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस का दहन। अब हमें मालूम है कि प्राकृतिक गैस जो है ये मेथेन होती है। आप लोग पिछली कक्षा में पढ़े होंगे कि प्राकृतिक गैस मेथेन को बोलते हैं, और मेथेन का फार्मूला जो होता है वो CH4 होता है। तो CH4 हमें मालूम है कि CH4 एक गैस होती है, तो इसकी जो अवस्था होगी वो G से डिनोट करेंगे प्लस दहन दे रहा है। यहाँ पे दहन का मतलब जलना, तो कोई भी चीज जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है, यानी कि मेथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराया जा रहा है। तो ये जो बन रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और साथ में ऊष्मा। यहाँ पर आप देखिए कि अभिकारक की अभिक्रिया करने के उपरांत उत्पाद तो बना, लेकिन उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित हुई। ऐसे रासायनिक अभिक्रियाओं को हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार अब दूसरी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम लोग बात करेंगे। हमारे पास जो दूसरा रासायनिक अभिक्रिया था वो वियोजन अभिक्रिया थी। ये वियोजन अभिक्रिया क्या होती है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वियोजन नाम से ही स्पष्ट है, वियोजन का मतलब होता है वियोजित होना। वियोजित का मतलब टूट करके अलग हो जाना, यानी कि कोई ऐसी अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक में शामिल परमाणु टूट जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वियोजन। यानी कि जिस अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं।
और इस वियोजन अभिक्रिया को अगर लिखना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर उत्पाद जो है वो एक है, सॉरी अभिकारक जो है वो एक है, यानी कि एक अभिकारक टूट करके और दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, उसको हम लोग वियोजन कहते हैं। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि वियोजन अभिक्रिया जो है वो संयोजन अभिक्रिया के जस्ट विपरीत होता है। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता था? संयोजन अभिक्रिया में होता था A प्लस B इक्वल टू AB, यानी कि दो अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बनाते थे, जबकि यहाँ पे क्या है, एक अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बना रहे हैं, यानी कि ऐसे ABC इक्वल टू A प्लस B प्लस C। इस प्रकार के अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। उदाहरण के लिए, उदाहरण जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर वह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला हम लोगों ने अभी पिछले एग्जाम्पल में पढ़ा था, CaCO3। और ये वियोजित कब होगा? जब इसको हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे गर्म करने पर। और रसायन की भाषा में गर्म करने के लिए एक संकेत का प्रयोग किया जाता है, ऐसे इस प्रकार से डेल्टा जो होता है या फिर ट्रायंगल के रूप में बनाया जाता है। इसका मतलब होता है कि गर्म किया जा रहा है। अब गर्म करने के लिए यहाँ पर या हो सकता है कि हम इसको ताप दें, यानी कि इसको गर्म करें, गैस चूल्हे पे रख के या फिर हीटर पे रख के या फिर किसी भट्टी वगैरह में, या फिर हो सकता है कि हम यहाँ पर सूर्य के प्रकाश में गर्म करें, या हो सकता है हम किसी प्रकार का यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यानी कि कोई करंट के द्वारा हम इसको ब्रेक करें। तो इस प्रकार से हम बहुत सारी चीजों को यहाँ पे कर सकते हैं। तो वियोजित होने के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जा रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CaO प्लस CO2। इस प्रकार के अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। एक उदाहरण और हम लोग करेंगे, जैसे हमारे पास FeSO4 है, फेरिक सल्फेट, और गर्म करने पर गर्म का चिन्ह लगाएंगे, ये बदल जाता है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, यानी कि FeSO4 को जैसे ही गर्म करते हैं ये तीन अलग अलग उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि वियोजन अभिक्रिया जो है उस संयोजन अभिक्रिया के बिल्कुल विपरीत होता है। यहाँ पर एक पॉइंट हम लोग नोट करके लिख लेंगे कि वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के बिल्कुल विपरीत होता है। या फिर एक पॉइंट यहाँ पर ये भी हम लोग लिख लेंगे कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारक का टूटना तीन प्रकार से होता है।
प्रकार से होता है। मैंने आपको बताया कि वियोजन में जो अभिकारक होता है टूटता है। तो ये कैसे टूटता है, इसके 3 प्रकार हैं। जो पहला प्रकार है टूटने का, वो ये है कि ऊष्मा के द्वारा। ऊष्मा के द्वारा यानी कि हो सकता है कि उस अभिकारक को हम गर्म करें, उसको ऊष्मा प्रवाहित करें उसमें, तब जाके वो टूटे। या दूसरा है, हो सकता है उसको विद्युत के द्वारा हम तोड़ें, विद्युत के द्वारा। या फिर तीसरा है सूर्य की रोशनी के द्वारा, सूर्य की रोशनी के द्वारा। तो इस 3 प्रकार से वियोजन होता है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। जब हमारा वियोजन ऊष्मा के द्वारा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ऊष्मीय वियोजन क्या होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ऊष्मीय को हम लोग बोलेंगे थर्मल, और वियोजन को हम लोग बोलेंगे डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो ये होता है कि जो वियोजन ऊष्मा के द्वारा होता है, ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। उदाहरण के रूप में हम लोग लिखेंगे, जैसे हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, इसको हम लोग ऊष्मा देते हैं, प्लस ऊष्मा। जैसे ही ऊष्मा हम लोग देते हैं, ये बदल जाता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में। यहाँ पर इसका हम लोग अवस्था भी लिख लेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड भी ठोस अवस्था में पाया जाता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास गैस अवस्था में पाई जाती है। तो ये हो गया हमारे पास ऊष्मीय वियोजन का उदाहरण। इसी प्रकार से एक होता है विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन ऐसा वियोजन जो विद्युत के माध्यम से हो। इंग्लिश में बोलेंगे इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। क्या होता है विद्युत वियोजन? तो विद्युत द्वारा किया गया वियोजन विद्युत वियोजन कहलाता है। विद्युत वियोजन कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे हमारे पास H2O है, वाटर। हमें मालूम है कि वाटर का जो फिजिकल स्टेट होता है वो द्रव होता है, यानी कि L प्लस ऊष्मा, प्लस विद्युत। तो जैसे ही इसमें हम विद्युत का प्रवाह करते हैं, ये बदल जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों गैसें जो हैं वो अलग अलग हो जाती हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना है। तो जैसे ही इसमें विद्युत का वियोजन करते हैं, यानी कि विद्युत का प्रवाह कराते हैं, हाइड्रोजन गैस अलग और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाती है। तो यहाँ से हम लोग ये भी कर सकते हैं कि हाइड्रोजन बनाने के लिए या हाइड्रोजन गैस को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है। तो हाइड्रोजन गैस को प्राप्त करने के लिए जल का विद्युत वियोजन करना होता है। इस प्रकार से हमें हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति होती है। ये अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से होती है, जैसे एक बर्तन में हम इस तरह से पानी लेते हैं, ये हो गया हमारा वाटर, ये हो गया हमारे पास वाटर, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी के लिए 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं इस प्रकार से, और
एक इलेक्ट्रोड का एक सिरा पॉजिटिव टर्मिनल से और एक इलेक्ट्रोड का दूसरा सिरा निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करके इन दोनों वायर को विद्युत से जोड़ देते हैं और इसके बाद इसमें विद्युत धारा का प्रवाह कराते हैं। तो इसमें जो H2O है वो ब्रेक होने लगता है, यानी कि डिकम्पोज होने लगता है और डिकम्पोज होने के बाद H2O ये जो है ये हाइड्रोजन यहाँ से अलग हो जाता है और ऑक्सीजन यहाँ से अलग हो जाता है, इस प्रकार से। तो ये है हमारे पास विद्युत वियोजन। इसके बाद तीसरा जो हम बात किए थे वियोजन में, वो प्रकाशीय वियोजन था। प्रकाशीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ये क्या होता है प्रकाशीय वियोजन? तो इसको हम लोग बोलेंगे कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। उदाहरण के लिए हम लोग एक उदाहरण यहां पे लेंगे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया कर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कर ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है, अब देखिए ये जो प्रोसेस है ये पेड़ पौधों में होता है। पेड़ पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर से लेते हैं और जल पृथ्वी से लेते हैं और उनके ऊपर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो ग्लूकोज बनाते हैं। तो इस अभिक्रिया को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर H2O और प्लस सनलाइट यानी कि सूर्य का प्रकाश और अभिक्रिया होते हैं। अभिक्रिया के पश्चात ग्लूकोज बनता है यानी कि C6H12O6 और यहाँ से ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है जिस ऑक्सीजन को हम लोग सांस के रूप में लेते हैं, ये हो गया ऑक्सीजन। तो ये है हमारे पास प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण। इसके अलावा प्रकाशीय वियोजन का हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे सिल्वर क्लोराइड AgCl को हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में गर्म करते हैं, सूर्य प्रकाश के साथ गर्म करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है, Ag अलग हो जाता है और क्लोरीन अलग हो जाता है। इस प्रकार से सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन अलग हो जाता है। इस रिएक्शन को संतुलित करने के लिए हम यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे और यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे तो ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी। यहाँ पर ये भी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित नहीं है क्योंकि यहाँ पे कार्बन 6 बार है, यहाँ पे कार्बन सिर्फ 1 बार है। अगर 6 से गुणा कर देंगे तो कार्बन संतुलित हो गया, लेकिन ऑक्सीजन हाइड्रोजन यहाँ पे 12 बार है जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन सिर्फ 2 बार है, तो इसको भी 6 से गुणा कर देंगे तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 12 बार और 6 बार यानी टोटल 18 बार है जबकि यहाँ पर सिर्फ 6 बार है। तो अगर यहाँ पे 6 से गुणा कर देंगे तो 12 और 6 18 बार यहाँ भी हो गया। इस तरह से इस रासायनिक अभिक्रिया को भी हम संतुलित कर सकते हैं। तो इस तरह से वियोजन अभिक्रिया में हम लोगों ने 3 प्रकार का वियोजन पढ़ा
ऊष्मीय वियोजन क्या होता है, विद्युत वियोजन क्या होता है और प्रकाशीय वियोजन क्या होता है। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी ऊष्माशोषी अभिक्रिया, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो जिस प्रकार से हम लोगों ने ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पढ़ा, उसी प्रकार से ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, बस दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ऊष्माक्षेपी में हम लोगों ने देखा था कि वहां पर ऊष्मा जो है वो बाहर निकलती है, जबकि ऊष्माशोषी में ऊष्मा जो है वो देनी पड़ती है, यानी कि यहाँ पर ऊष्मा देने के बाद नया उत्पाद बनता है। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि जिस अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत की आवश्यकता होती है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि यहाँ पर जैसे हमारे पास AB एक अभिकारक है और इसको तोड़ने के लिए हमें ऊष्मा देने की जरूरत है, और AB को ऊष्मा देते हैं तब जाकर हमारे पास A और B दो अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को हम बोलते हैं ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। जबकि ऊष्माक्षेपी में अपोजिट था। ऊष्माक्षेपी में था कि A प्लस B अभिक्रिया करके AB प्रोडक्ट बनाता है और साथ में ऊष्मा निकलती है। इस प्रकार का था। दो या दो से अधिक पदार्थ को जब अभिक्रिया होती है तो उसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है, उसको हम लोग बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। लेकिन ऊष्माशोषी में क्या है कि ऊष्मा को शोषित करता है, ऊष्मा को शोषित करने के बाद नया उत्पाद बनता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऊष्माक्षेपी के जस्ट रिवर्स ऊष्माशोषी है। उसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, इसमें ऊष्मा देनी पड़ती है। जैसे एक उदाहरण हम लोग करेंगे। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 सॉलिड स्टेट में है, इसको हम लोग ऊष्मा देते हैं। ऊष्मा देने के पश्चात ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि ये एक ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट रासायनिक अभिक्रिया की बात करेंगे। तीसरा जो रासायनिक अभिक्रिया था उसका नाम था विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, ये विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि विस्थापन का मतलब होता है अपनी जगह से विस्थापित हो जाना है। यानी कि इस अभिक्रिया में कोई परमाणु ऐसा होगा जो अपने स्थान से विस्थापित होकर दूसरे स्थान पर चला जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। यानी कि इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व अधिक क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक
उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है। यानी कि जैसे हमारे पास A प्लस BC है, तो हमें पता है कि A एक अभिकारक है और BC भी एक अभिकारक है। ये दोनों अभिकारक आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं और अभिक्रिया के दौरान यहाँ जो प्रोडक्ट बन रहा है वो AB प्लस C बन रहा है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि A जो है यहाँ पर अकेले है, लेकिन यहाँ पर A जो है B के साथ है, यानी कि यहाँ से विस्थापन किसका हो गया? C का। तो अगर A अधिक क्रियाशील है तो ये C को विस्थापित कर देगा। बात समझ रहे हैं आप? इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देते हैं। जैसे एक उदाहरण के द्वारा इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारे पास कॉपर सल्फेट है CuSO4 प्लस जिंक। अब हमें पता है कि कॉपर और जिंक में अगर हम बात करें क्रियाशीलता की, तो कॉपर की क्रियाशीलता कम होती है, जिंक की क्रियाशीलता ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जिंक अधिक क्रियाशील धातु है। जिंक जो है वो अधिक तेजी से क्रिया करता है, कॉपर जो है वो कम तेजी से क्रिया करता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जिंक जो है वो कॉपर को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। यानी कि यहाँ जो अभिक्रिया होगी वो इस प्रकार की होगी, ZnSO4 प्लस कॉपर। आप देखिए यहाँ पर कॉपर समूह में है, लेकिन यहाँ पर कॉपर विस्थापित होकर के अलग हो गया। तो इसको हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। एक और उदाहरण हम लोग करते हैं। जैसे हमारे पास Fe है, आयरन का रिएक्शन जब हम कॉपर सल्फेट के साथ कराते हैं CuSO4 के साथ, तो अब यहाँ पर देखिए कॉपर की क्रियाशीलता Fe की क्रियाशीलता से कम है। यानी कि लोहा जो है वो ज्यादा क्रियाशील धातु है, कॉपर जो है वो कम क्रियाशील धातु है। तो यहाँ पर क्या होगा? कॉपर फिर से डिस्प्लेस हो जाएगा और ये बन जाएगा FeSO4 प्लस कॉपर। अब आपका यहाँ पे प्रश्न हो सकता है कि क्या कोई ऐसी भी धातु है जो कॉपर को विस्थापित कर दे? तो इसका जवाब है कि हाँ, ऐसी कोई भी धातु जिसकी क्रियाशीलता कॉपर की क्रियाशीलता से कम हो, कॉपर उसको विस्थापित कर देगी। ये क्रियाशीलता का क्रम जो है वो आप 10th में तीसरे चैप्टर में आपको मैं बताऊंगा, धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम। फिलहाल मैं आपको इसकी थोड़ी सी बेसिक जानकारी दे देता हूं। जैसे हमारे पास सोडियम धातु है, आप जानते होंगे कि सोडियम धातु बहुत अधिक क्रियाशील धातु होती है, इसीलिए इसको केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। क्यों? क्योंकि इसको जैसे ही खुला में रखेंगे ये तुरंत ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सोडियम ऑक्साइड बना लेगी, वाटर से रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगी, तो इसको खुला में नहीं रखते हैं। इसी प्रकार मैग्नीशियम धातु, कैल्शियम धातु, लिथियम धातु, जिंक हो गया, लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब जो है वो क्रियात्मक है। तो ये किसी न किसी के साथ क्रिया कर लेते हैं, इसलिए क्या होता है कि इनकी जो क्रियाशीलता का क्रम है ये ज्यादा होता है, ये ज्यादा ऊपर होते हैं। लेकिन इनसे कम क्रियाशील धातु में जैसे आप देखते होंगे चांदी, Ag, लंबे समय तक चांदी का हम लोग आभूषण यूज करते हैं, लेकिन वो जल्दी से खराब नहीं होता है। इससे भी कम क्रियाशील होता है सोना। सोना को भी आप लंबे समय तक यूज करते हैं, खराब नहीं होता है। तो इनकी क्रियाशीलता जो है बहुत कम होती है, जबकि इनकी क्रियाशीलता बहुत अधिक होती है। तो कम क्रियाशील धातु अधिक क्रियाशील धातु को क्या करते हैं? विस्थापित कर देते हैं। जैसे एक उदाहरण और देख लीजिए यहाँ पे। जैसे हमारे पास कॉपर है और कॉपर की अभिक्रिया हम करा दें सिल्वर नाइट्रेट के साथ, AgNO3 के साथ। अब यहाँ पर देखिए सिल्वर जो है वो कम क्रियाशील धातु है कॉपर की तुलना में, यानी कि कॉपर यहाँ पर अधिक क्रियाशील है, सिल्वर कम क्रियाशील है। तो कॉपर क्या करेगा? तुरंत सिल्वर को यहाँ पर विस्थापित कर देगा, यानी कि अब बन जाएगा CuNO3। हालांकि Cu का वैलेंसी जो है वो 2 होता है, तो इस प्रकार से ऐसे हो जाएगा CuNO3 का ट्वाइस। सूत्र का निर्धारण में आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि CuNO3 ट्वाइस कैसे हो गया, और प्लस
Ag यहां से विस्थापित हो जाएगा इस प्रकार से। तो इसको हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। मैं आशा करता हूं कि विस्थापन अभिक्रिया आपको समझ में आया होगा। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देते हैं। इसके बाद चौथा जो हमारा रासायनिक अभिक्रिया है, जिसको हम लोग बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये क्या होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया? द्वि का मतलब तो स्पष्ट है, दो बार, और विस्थापन का मतलब होता है यही जो अभी विस्थापन हम लोग देख रहे थे, यानी कि इस रासायनिक अभिक्रिया में विस्थापन जो होगा वो दो बार होगा, जबकि यहाँ पर एक बार हो रहा था। तो इसका परिभाषा जो होगा वो ऐसे हम लोग लिखेंगे, जिस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और इस अभिक्रिया को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास AB प्लस CD है, AB प्लस CD, तो AB एक अभिकारक हो गया, CD एक दूसरा अभिकारक हो गया, और अभिक्रिया होने के पश्चात यहां पर क्या हो रहा है कि A और C अपनी जगह पे फिक्स है, D का विस्थापन यहां पे हो जा रहा है और B का विस्थापन यहां पे हो जा रहा है, यानी कि क्या बन गया AD प्लस CB। तो इसको हम लोग बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया, बेरियम क्लोराइड के साथ कराने पर सोडियम क्लोराइड तथा बेरियम सल्फेट प्राप्त होता है। अब इस रासायनिक अभिक्रिया को हमें लिखना है, तो सोडियम सल्फेट का फार्मूला होता है Na2SO4। Na2SO4 हो गया ये सोडियम सल्फेट, प्लस बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड का फार्मूला हो जाएगा BaCl2। रासायनिक अभिक्रिया हुआ, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद यहाँ पर सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl बना, प्लस बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4 बना। अब यहाँ पर देखिए ये जो सोडियम सल्फेट है, तो सोडियम सल्फेट में ये जो सोडियम सल्फेट है यहाँ पर ऐसे बना है, ये Na प्लस और सल्फेट हो गया SO4 2-। इसी तरह से बेरियम क्लोराइड ये बना है ऐसे Ba2 प्लस और क्लोराइड Cl-। अब यहाँ पर देखिए सोडियम और बेरियम ये दोनों धातु है, तो जो धातु है इसका जगह चेंज नहीं होगा, यानी कि ये ऐसे ही एज इट इज रहेगा। जगह किसका चेंज होगा? जो इस पॉजिटिव आयन के साथ जो निगेटिव आयन है, ये निगेटिव आयन जाएगा इस पॉजिटिव आयन के साथ, और ये निगेटिव आयन आएगा इस पॉजिटिव आयन के साथ। आप देखिए यहाँ पर Na के साथ Cl आया
और Ba के साथ सल्फेट आया, SO4 आया। तो इस तरह से हम लोग कहेंगे यहाँ पे कि अगर इसको हम A मान लें और इसको B मान लें, इसको C और इसको D मान लें, तो आप देखिए A और C का जगह फिक्स है, A और C का जगह फिक्स है। सिर्फ क्या हुआ है, D का ट्रांसफर A के साथ और B का ट्रांसफर C के साथ। बात समझ में आ रही है? यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसको हम लोग बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इस तरह से द्विविस्थापन अभिक्रिया को हम लोग देखें। अगली रासायनिक अभिक्रिया है अपचयन और उपचयन रासायनिक अभिक्रिया। उस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे काफी वीडियो बड़ी हो गई है। 1 घंटे से ज्यादा का वीडियो मैं अभी तक कंटिन्यू कर चुका हूँ। तो फिलहाल यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो अन्य रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और कुछ एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस और आंसर भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ताकि आपको जो क्वेश्चंस हैं उसको बनाने में आसानी हो। तो फिलहाल यहीं तक। धन्यवाद।